हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं बिहार में शिक्षक बहाली के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज हमारे कोचिंग संस्थान की तरफ से स्टार्ट की गई है आपकी सहायता के लिए, जिसमें अदर स्टेट के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं शिक्षक भर्ती में या फिर अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको यहाँ पर हम आपके सुविधा के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। ये पूरा सेशन जो है सर 30 मिनट के राउंड होगा और इसलिए ताकि छोटे सेशन में आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और रोज आप पर लोड नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं और आपको ज़्यादा एक दिन में लोड नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आज हम चालू करते हैं आज का सेशन। खास बात है इसमें बहुत ही फास्ट तरीके से बताया जाएगा और जितना हो सकेगा जहां जहां डिटेल देना है थोड़ा वो एक्सप्लेन करेंगे। एक आध क्वेश्चन हम ऐसे भी देंगे जो कि आप नेक्स्ट क्लास में बता सकें या फिर लाइव में अगर आप हैं तो लाइव में भी आप बता सकते हैं उसका आंसर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं सर। आज का पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ठीक, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ठीक, तो एक्चुअली क्या था, हड़प्पा सभ्यता आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी खोज आपके दयाराम साहनी उस टाइम जो इन्होंने सबसे पहला जो इंडियन है इन्होंने इसकी खोज की थी। मोहनजोदाड़ो जो है वो राखालदास बनर्जी जी ने की थी। ठीक, ये याद रखिएगा, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की थी, जो कि हड़प्पा से बड़ी साइट है। लेकिन हड़प्पा चूंकि पहली साइट खोजी गई थी इसीलिए हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। बाद में कुछ लोग उसको सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जो मोहनजोदाड़ो है वो ज्यादा बड़ा है साइट और ये सिंध प्रोविंस में है, आपके पाकिस्तान में, जो प्रेजेंट पाकिस्तान है वहां के सिंध प्रोविंस में है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी जी और आपका मोहनजोदाड़ो राखालदास बनर्जी जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, कौन था? ठीक, ये प्रश्न देख लीजिए आप लोग, आंसर दीजिए इसका आंसर एक्चुअली में सबको पता है, वैसे चंद्रगुप्त मौर्य है। खास बात यह है कि जो पद्धति होती है जिसके थ्रू उपवास करके लाइफ को मतलब कि जीवन को त्यागा जाता है उसको बुलाता है संथारा या फिर संलेखना। ये जैन में है, जैन धर्म के अनुसार है। दूसरी बात, अगर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी शाखा, जैन धर्म की कौन सी शाखा को अपनाया था? तो वह शाखा है दिगंबर। ठीक, दो होता है, एक श्वेतांबर होता है, एक आपका दिगंबर होता है। ठीक, यस, ठीक। आपका दूसरी चीज है इसमें खास बात, इससे दो क्वेश्चन और बन सकता है। तो ये हो गए आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने दिगंबर लिया था, जिन्होंने संथारा के थ्रू अपने शरीर को त्याग किया था। खास बात है इनके पुत्र थे बिंदुसार। बिंदुसार जो थे ये आजीविका सेक्ट के थे। आजीविका सेक्ट जो है मक्खली गोसाल अपने महावीर जो थे जैन मुनि, उनके मित्र थे किसी टाइम पे। बाद में विचारों में मतभेद होता है तो अपना संप्रदाय चालू करते हैं जिसको आजीविका बोलते हैं। ठीक, आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट में क्या था कि ये सब का सब भगवान पर डिपेंड होता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपका सब कुछ नियत है, सब कुछ इनका ये मानना था। और इनके बेटे थे अशोक। ठीक, अशोक थे, ये बाद में बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। इसमें भी खास बात याद रख सकते हैं कि बौद्ध धर्म में आपके दो संप्रदाय मुख्य हैं, हीनयान और महायान। तो हीनयान का जो सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था वो अशोक जी के समय में हुआ था, तो याद रखिएगा। और कनिष्क के टाइम पे महायान का हुआ था। तो ये थोड़ा डीप में जाएंगे तो ये आपको आंसर मिलेगा। अन्यथा इस प्रश्न का आंसर जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। ये जो थे दिगंबर से, मतलब कि जैन के दिगंबर के थे, संलेखना या संथारा करके अपना जीवन त्याग किए थे। इनके बेटे बिंदुसार जिन्होंने आजीविका सेक्ट जो कि मक्खली गोसाल जी दिए हैं उसको फॉलो करते थे, और इनके बेटे अशोक जो कि बौद्ध धर्म के आपके जो सेक्ट है उसको फॉलो किया, हीनयान को इन्होंने काफी प्रमोट किया था। तो ये याद रखिएगा। ये एक भारत में अगर आप रिलीजियस टॉलरेंस की बात होती है तो ये बोल सकते हैं क्यों एक ही फैमिली में तीन तीन तरीके के रिलीजन फॉलो हुए हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत का। ठीक, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये आपको पता होगा तराइन का युद्ध कितना इंपॉर्टेंट है भारत में। आप समझ लीजिए कि मुस्लिम शासन को कहीं ना कहीं स्टेब्लिश करने में इंपॉर्टेंट एक युद्ध था। तो आप ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए आप लोग। ठीक, तो इसका आंसर आपका है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। ठीक, जो पृथ्वीराज चौहान थे इनका एक और नाम था, मतलब ये चूंकि थर्ड में पृथ्वीराज तृतीय थे, चौहान को चौहान भी बोला जाता था, तो ये पृथ्वीराज तृतीय हो गए और ये इसका आंसर है। खास बात ये था कि आपका 1191 में हुआ था और 92 में इसका, ये एक्चुअली 91 से 92 में चला था, फिर कुछ दिन बाद जाके 1192 में ही आपका सेकेंड वार होता है, जिसमें
पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो पहले वाले में क्या था कि आपका पहले वाले में आपके पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं या पृथ्वीराज तृतीय जीतते हैं, लेकिन दूसरे वाले में मोहम्मद गोरी जीतता है। ठीक, और एक तीसरा युद्ध भी हुआ था तराइन का, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन था, किसके बीच लड़ा गया था, वो बताइएगा आप लोग। वो भी एक्चुअली इनके बीच में नहीं था, लेकिन वो थोड़ा इंपॉर्टेंट वो भी है। ठीक, तो वो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से कहीं ना कहीं आप पाओगे मॉडर्न में कैसे कैसे स्टेट बने थे। आप जानोगे कि लेटर मुगल में 3 तरीके के स्टेट बने, 2 तरीके के स्टेट थे। एक रिबेलियस स्टेट थे जो कि आपके मराठा, मैसूर, और एक कौन था, सिख थे। ये 3 हमेशा कांस्टेंट टसल में रहे हैं, बैटल में रहे हैं मुगल के साथ। तो ये 3 थे रिबेलियस स्टेट, और 3 ऐसे स्टेट थे जो सेमी ऑटोनॉमस थे, जो कि मुगल से ही बाहर होकर बने थे। एक था आपका बंगाल, ठीक, बंगाल को जो फाउंडर थे मुर्शिद कुली खां थे। ठीक, दूसरा था आपका, एक मिनट, ठीक, दूसरा आपका हैदराबाद है, जिसको चिनकिलिस खान ने बनाया था। यह है आपका मुर्शिद कुली खां, बंगाल को जिन्होंने फाउंडर किया था। चिनकिलिस खां या आसफ जहां भी बोलते हैं उनको, उन्होंने डाला था हैदराबाद का फाउंडेशन। और तीसरा बना था लखनऊ। वो भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि लखनऊ के फाउंडर कौन थे। ठीक, आपका 4 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो रीजन बनते हैं, बहुत सारे रीजन में से एक रीजन ये भी था 1857 की क्रांति के पीछे। ठीक, तो इसका कमेंट सेक्शन में यहां दिख नहीं रहा, दिखाइए जरा, 1 मिनट सर। हाँ, विधवा पुनर्विवाह, ठीक, हाँ, बहुत सारे लोग आंसर सही दे रहे हैं। बी सी वाले गलत हैं, प्लीज सी वाले गलत हैं सर, आप लोग सी वाले गलत हैं। एक्चुअली में 1856 में आया था और इसके पीछे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का बहुत बड़ा सहयोग था। विधवा पुनर्विवाह, इवन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने अपने बेटे की शादी एक विधवा से करवाई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपसे पूछ दिया जाए सती प्रथा कब अबॉलिश की गई थी, विलियम बेंटिक के टाइम पे 1833 में। राजा राम मोहन राय जी उसके पीछे बहुत बड़े एक ड्राइविंग फोर्स थे। ठीक, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। यही सब रीजन आपको पढ़ेंगे तो ये सोशियो रिलीजियस कॉजेज में आएंगे कि इसके कारण 1857 के रिवॉल्ट में ये सोशियो रिलीजियस कॉजेज थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपका अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ठीक, एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन आप कई जगह डाउटफुल भी पाएंगे, बट इसका सिंपल आंसर सबको पता है। इसका आंसर सबको पता होना चाहिए कि 1858 है, जब आपका रिवॉल्ट हो जाता है 1857 का। उसके बाद से उनको पता चलता है कि हमें अगर भारत में रूल करना है तो भारतीयों के आपस में लड़ा के रखना है। जैसे कि आपका उन्होंने मार्शल रेस थ्योरी दी कि कुछ जो ऐसी जातियां होती हैं वो ज़्यादा लड़ने के लिए बनी हुई हैं, जैसे सिख हो गए, पठान हो गए, गुरखा हो गए, और बाकी लोग कमतर किया गया। आपका आर्मी के अंदर उनका रेशियो चेंज किया गया। ठीक ना, पहले क्या था, 86% अराउंड जो थे इंडियन सोल्जर थे, जो नॉर्थ की जो इन्फेंट्री थी, और अराउंड 16% जो थे, 14% जो थे वो ब्रिटिशर्स में थे ऑफिसर पोस्ट पे। तो इन्होंने चेंज करना चाहा उसके लिए, उसको चेंज करके ताकि इनकी संख्या कम की जाए, इसमें डिवीजन लाया जाए, और सिर्फ वही नहीं, सोसाइटी में भी डिवीजन लाया जाए। तो फूट डालो और राज करो की राजनीति उन्होंने 1858 के आगे बढ़ाई, ये कहा जाता है। बट ऐसा कहीं नहीं था कि अंग्रेज इसके पहले ऐसा नहीं किए हैं। अंग्रेज जब से आए हैं, इवन आप इंडियन स्टेट्स को देखोगे कैसे उन्होंने एनेक्स किया, 2 को मिलाया, आपका मराठा ले लिया, आपका हैदराबाद ले लिया, 2 को मिलकर बोला चलो मैसूर को मारते हैं, फिर मैसूर को मार दिया, फिर आया मराठा के पीछे तो हैदराबाद को साथ ले लिया, फिर हैदराबाद को भी बाद में सब्सिडी अलायंस बना लिया। तो उसने उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। इवन ट्रावनकोर को, पहले ट्रावनकोर उनका सपोर्टर था, जो आपके डेट में आज के डेट में केरला है, लेकिन बाद में ट्रावनकोर को भी कब्जा करते हैं वो। तो उनका अंग्रेजों का फूट डालो राज करो राजनीति बहुत पहले से थी। बट चूंकि आंसर क्वेश्चन ऐसा है, आम जनता और आम तरीके से यही माना जाता है कि 1858 वो टाइम है जिसके बाद से ये नीति अपनाई गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम जरा फास्ट पढ़ रहे हैं, इसका रीजन है कि रैपिड फायर सीरीज है, हमें जल्द से जल्द निपटाना है। ठीक, हम 30 मिनट में जितना चाहे उतना क्वेश्चन, जितना हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्य भारत में कहां से आए थे? अगेन ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कई बार, बट इस पर कई बार ऐसा होता है कि ये थ्योरी फेल है। कई लोग बोलते हैं थ्योरी फ्रॉड है। हमारा उद्देश्य वो नहीं है कि थ्योरी को जस्टिफाई करना, हमारा उद्देश्य है इस प्रश्न का आंसर देना। क्या आंसर होगा बताइए? चलिए, ये है शरीक अख्तर, CCC, बहुत सही, सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ये सही है। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी?
किस अवधि में रामायण एंड महाभारत की रचना हुई थी? ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आप आंसर दीजिए। किस अवधि में रामायण एंड महाभारत की रचना हुई थी? ठीक, सी। ठीक, वैदिक पीरियड। एक्चुअली वैदिक पीरियड में जो लेटर वैदिक पीरियड था, लेटर वैदिक पीरियड में इसकी रचना होती है। तो याद रखिएगा, अगर कहीं लेटर वैदिक पीरियड मतलब बाद का जो पीरियड है वैदिक का, एक आपको पता है वैदिक पीरियड 2 पार्ट में था। ठीक, पहले जो वैदिक पीरियड था उस टाइम पे आपकी ये ऋग वैदिक पीरियड या फिर ये सब की रचना होती है। बाद में जो लेटर वैदिक पीरियड में बाकी धर्मशास्त्र बाकी चीजों की रचना होती है, कहीं कहीं रामायण और महाभारत की। खास बात और है, आपको अगर वुमेन्स पर क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर कहीं बहुत डीप में पहुंच गया कि वुमन की कंडीशन इन दोनों में से किस में अच्छी थी, तो जो आपका वैदिक पीरियड था जो शुरुआत का था उसमें इनका अर्ली वैदिक पीरियड जिसको बोलते हैं, उसमें वुमन की स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आता है तो इसमें वुमन की स्थिति गिर जाती है, सामाजिक सोशल। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन बस ये दिमाग में रखिएगा कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट एक्सक्यूज मी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस अवधि में, अच्छा ये हो गया, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक, अगर आप आओगे एंशिएंट में तो आप बाद में पाओगे गुप्त साम्राज्य भारत का सबसे स्वर्णिम युग माना जाता है। ठीक, ये इसलिए क्योंकि उस टाइम में बहुत सारा लिटरेचर का डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट बहुत कुछ हुआ था। साम्राज्य भी काफी स्टेबल चला था, काफी दिनों तक एक मजबूत सत्ता थी, एक केंद्रीय सत्ता थी। आफ्टर गुप्ता अगर आप ढूंढोगे, गुप्ता आफ्टर मौर्य ढूंढोगे आप, तो गुप्ता एम्पायर मजबूत आता है। ठीक, अगर आप एंशिएंट में जाते हो तो आपका मौर्यन एम्पायर कोलैप्स होने के बाद से अगर सबसे मजबूत कोई आता है तो बाद में गुप्ता आता है, जो काफी दिन तक शासन करते हैं, गुप्ता एम्पायर। उसके बाद से पाओगे तो हर्षवर्धन एम्पायर जो थे थानेश्वर के, ठीक, आपके हरियाणा में जो आज की डेट में क्षेत्र पड़ता है, तो वो आता है। उसके बाद से फिर बाद में आपका मेडावल चालू हो जाता है। ठीक, इसमें जो थे कौन थे बताइए? चंद्रगुप्त थे। ठीक, चंद्रगुप्त फर्स्ट भी बोलते हैं इनको, चंद्रगुप्त इसके फाउंडर थे। और ये 319 भी कुछ लोग बोलते हैं, कहीं कहीं 319 लिखा होगा, कहीं 320 लिखा होगा, उसमें इसकी फाउंडेशन पड़ती है। 320 भी लिखा होगा, 319, 380, 319 माना जाता है, बट अगर 320 भी आए तो मार दीजिएगा। ठीक, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे इसके फाउंडर थे। आगे बढ़ते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की लड़ाई बताइए, पानीपत की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10। कौन कौन आंसर दे रहा है? कृपया लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। हाँ जी, श्रीगुप्त ही नाम था, चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही श्रीगुप्त भी कहा जाता था। ठीक, एक लोगों ने लिखा है, बहुत सही आंसर है सर आपका, हम बताना भूल गए थे। ठीक, हाँ ठीक। 10 का डी कैसे होगा भाई मेरे? पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात हो रही है सर, 10 का डी कैसे होगा? 10 का डी नहीं होगा सर। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत पूछा जा रहा है, बैरम खान और हेमू। एक्चुअली क्या था, अकबर हेमू भी आएगा तो सही होगा, बैरम खान और हेमू आएगा तब भी सही होगा। उसका रीजन बता रहा हूं। पहली लड़ाई जो थी आपका किसके हुई थी? इब्राहिम लोदी और आपका बाबर। ठीक, बाबर के बीच में हुई थी 1526 में। एक मिनट 1526 में हुई थी। ठीक, 1526 में हुई थी बाबर के बीच में और उसके बाद से लोधी के बीच में। ठीक, इन दोनों के बीच में पहली लड़ाई हुई थी। दूसरी लड़ाई के टाइम पे अकबर उस समय 13 या 14 साल का था और उसका जो संरक्षक था वो बैरम खान था। बैरम खान उसका संरक्षक था। हेमू वहां का एक हिंदू शासक था जो कि सत्ता जब वो मर जाता है, जब हुमायूं का वो होता है, हुमायूं का डिमाइस होता है, तो उसके बाद से सत्ता पा जाता है और ये कब्जा कर लेता है, मतलब चाहता है होल्ड करना। और उसके बाद से बैरम खान इसके बीच में, अगर अकबर भी लिखा आता है तो भी सही है। ठीक, अगर अकबर भी लिखा आता है तो भी सही है। तो अकबर और हेमू के बीच में या फिर बैरम खान और हेमू के बीच में ये पहली सेकंड लड़ाई हुई थी। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कब हुई थी? कोई बताएगा? कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी? इसका आंसर ये है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ये क्या है? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, दूसरी लड़ाई है जो पानीपत की, उसके बारे में बात की गई है। ठीक, उसकी लड़ाई, उसके बारे में बात की गई है। पहली हुई थी 1526 में और दूसरी आपकी 1556 में हुई थी। पहली 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी हुई थी 1761 में। 1761 में किसके बीच हुई थी बताइए? 1761 सही बात है। किसके बीच में हुई थी? सनी, प्रिया, प्रतिभा, शिवांशी, बहुत लोग अच्छे आंसर दे रहे हैं। ये हुई थी आपके अब्दाली के बीच में और मराठा के बीच में। तो बोला जाता है जो 1761 का युद्ध है वो भारत में ये निर्णय के लिए नहीं था कि भारत में राज कौन करेगा, ये निर्णय के लिए था कि कौन भारत में राज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका 1757 में प्लासी हो जाता है और उसके बाद से 1764 में आपका
बक्सर होता है, इसके बीच में होता है 1761 में ये, और 1761 जब 61 में हो रहा होता है तो अंग्रेज देख रहे होते हैं इसमें जीतता कौन है। अब्दाली जीतता है, मराठा खत्म हो जाते हैं। उस टाइम मराठा सबसे पावरफुल थे, मुगल ऑलरेडी खत्म कर चुके थे वो लोग, ठीक। और उसके बाद से क्या होता है, उनको पता चल जाता है कि ये भारत में कोई बड़ी ताकत बची नहीं है, तो हम ही आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो है आपका जो तीसरा है वो बहुत निर्णायक है अंग्रेजों के लिए, और पहले और दूसरे में से सेकंड वाला ज्यादा निर्णायक है मुगल के लिए, क्योंकि पहला लड़ाई हुआ था, बाबर बनाया, लेकिन बाबर बहुत दिन तक नहीं रहा। उसके बाद हुमायूं आता है, हुमायूं भी चला जाता है, बीच में आपका शेर शाह सूरी जी आ जाते हैं। फिर बाद में हुमायूं की डेथ के बाद से तब जाके जब ये लड़ाई होती है तब माना जाता है कि रियल फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर फाउंडेड आफ्टर 1556, ओके, 1556 के बाद। आगे बढ़ते हैं आपका मोहम्मद गोरी कहां का शासक था, ठीक। एक्चुअली में इसमें दो चीज है। मोहम्मद गोरी जो था ये पर्शियन था, ठीक, पर्शियन ट्राइब से बिलोंग करता था, लेकिन अफगानिस्तान के एरिया में इसका शासन था, ठीक। अगर आपको इसका आंसर कोई और है बताइएगा, लेकिन मैं बताता हूं इसका अफगानिस्तान से उसका रिलेशन था। पर्शिया इसमें दिया है, बट वो पर्शिया का शासक नहीं था, पर्शिया से बिलोंग करता था, पर्शिया के ट्राइबल से था, पर्शिया से बिलोंग करता था, बट यहां का शासक नहीं था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ये क्वेश्चन आप सबको पता होना चाहिए, आप सबने मूवी देखी होगी, ठीक। बाजीराव मस्तानी, तो अब हमने नाम भी बता दिया, ठीक। जो लोग भी दीपिका पादुकोण के फैन है वो इनको जानते होंगे, या रणवीर सिंह के फैन है वो भी जानते होंगे। तो बाजीराव मस्तानी में बाजीराव नाम अपने आप जान जाइए। तो बाजीराव पेशवा थे, ठीक। बाजीराव पेशवा जिन्होंने मराठा साम्राज्य को सबसे ज्यादा एक्सपेंड किया, पेशवा वन भी बोला जाता था इनको, ठीक। बाजीराव पेशवा, मतलब बाद में एक पैदा हुए थे, पेशवा वन लगाते थे, वो एक्चुअली में वो थे दत्तक पुत्र थे। तो असली पेशवा जो बाजीराव जो बोला जाता है, जिन्होंने एक्सपेंड किया, ये थे। और इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम क्या था बताइए? बाजीराव पेशवा के पिताजी का नाम क्या था? बारजी नहीं था सर, बालाजी विश्वनाथ नाम था उनका, ठीक। उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। खास बात यह है कि पेशवा की पोस्ट मराठा साम्राज्य में थी, ये हेरिडेटरी नहीं थी। हेरिडेटरी मतलब बाप से बेटे को नहीं मिलेगी। ये बालाजी विश्वनाथ जो थे, इन्होंने क्या किया, इस पोस्ट को हेरिडेटरी कर दिया। मतलब इसके पहले ये पोस्ट हेरिडेटरी नहीं थी। ये पेशवा की जो पोस्ट थी, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी मराठा साम्राज्य में ये आपके साहू जी जो फाउंडर थे, शिवाजी के पिताजी, उनके टाइम पे बना था ये। उसके बाद से ये बाद में होते होते क्या होता है कि जब बालाजी विश्वनाथ आते हैं उस टाइम पे जो एक्चुअली मराठा जो आपके साहू जी की फैमिली थी वो थोड़ी वीक आ जाती है, और ये लोग पावरफुल में आ जाते हैं, तो ये इस पोस्ट को हेरिडेटरी बना देते हैं। और इन्हीं के पुत्र थे बाजीराव पेशवा, जो कि आपका मराठा साम्राज्य को सबसे ज्यादा फैलाते हैं, ठीक। तो इसके बारे में याद रखिएगा। बालाजी विश्वनाथ भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। ये लोग एक्चुअली चित्पावन ब्राह्मण है महाराष्ट्र में, वो लोग थे। और सबसे पहले पूछा जाए सबसे पहले पेशवा कौन थे, तो त्र्यंबके पिंगलई करके नाम था उसका, त्र्यंबके पिंगलई नाम था उनका, वो थे फर्स्ट पेशवा जो कि मराठा साम्राज्य में थे। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने को स्थापित किया? ये क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिर आता है, बट इसका सिंपल आंसर है। आप पहले बता दीजिए आप लोग क्या आंसर, ठीक। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, ठीक। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश वर एस्टेब्लिश इन विच सिटी, ठीक। अब बताइए, इसको बताइए आप लोग। डी सी बी नहीं होगा मेरे भाई, बी नहीं होगा। कलकत्ता कहां पहुंच गया? कलकत्ता तो बहुत बाद में आएगा। अगर आप गलती से ये मारते तब भी मैं मान सकता था, ठीक। हाँ, डी है। चलिए, काफी लोगों ने आंसर सही दिया है, डी होगा, सूरत, ठीक। सूरत होगा। बट होता क्या है कि ये फैक्ट्री इनकी बहुत अच्छे से चलती नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि ये 1600 में आते हैं, ठीक। जब 1600 में आते हैं तो उस टाइम पे पहले से ही 1498 में पोर्चुगीज आ चुके रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते हैं कि अंग्रेज हमारा एक कॉम्पिटिटर पैदा हो। तो उस टाइम पे ये लोग बहुत ज्यादा एक टसल होता है, ठीक। और उसके बाद से क्या होता है कि बाद में इनको मिलता तो है, लेकिन इसके बाद से अगली जो फैक्ट्री खोलते हैं वो मसूलीपट्टनम में खोलते हैं। तो अगर इनकी नेक्स्ट फैक्ट्री पूछोगे साउथ इंडिया में तो मसूलीपट्टनम में, फर्स्ट इनकी सूरत में है, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पहली सहायक संधि कौन सी थी? सहायक संधि पे क्वेश्चन आता है। देखिए, अगर आप कोई भी तैयारी करते हैं, हम ब्रिटिश को पढ़ने के पीछे रीजन क्या है, हमें उनकी पॉलिसी को जानना है कि क्या उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी थी, क्या उनकी आर्मी की पॉलिसी थी, सिविल पॉलिसी कैसी थी, सोशल पॉलिसी कैसी थी, और क्या क्या वो उन्होंने पॉलिसी ऐसी अपनाई जिससे उन्होंने एनेक्सेशन किया या अपने एम्पायर को बढ़ाया, ठीक। इकोनॉमी की पॉलिसी कैसी थी, कैसे एक्सप्लॉइट किया, हम क्यों जानना चाहते, ताकि हम पहली बात है उस चीज से दोबारा उस चीज को झेले ना, ठीक। और दूसरा बात है उसमें कुछ ऐसी चीजें थी, इतना स्मार्ट तरीके से उन्होंने किया कि हमें ये भी जानना है कि हम दोबारा मूर्ख ना बने उस तरीके से। इतिहास एक सबसे बड़ा शिक्षक होता है, ठीक। और जो इतिहास से सीखता नहीं है वो फिर बर्बाद होकर इतिहास को दोहराता है, ये एक बहुत पुराना कथन है, ठीक। तो
तो इसीलिए आज हम पढ़ रहे हैं इसको। इसका रीजन क्या है कि पहली सहायक संधि कौन थी? सहायक संधि बहुत ही स्मार्ट तरीके की चीज थी। एक्चुअली में इसको डुप्लेक्स जो था आपका, डुप्लेक्स जो था फ्रेंच गवर्नर था, उसने इसको चालू किया था, लेकिन इसको वेलेजली ने पूरा इसको जो फुल रूप दिया था वेलेजली ने दिया था। वेलेजली एक ब्रिटिश था, ठीक, उसने दिया था इसको पूरा डुप्लेक्स। इसको एक्चुअली इसका फाउंडर मतलब इस थ्योरी को देने वाला काम डुप्लेक्स किया था, जो कि फ्रेंच था। अगर कहीं पूछा जाए ओरिजिनली किसने दिया था तो डुप्लेक्स ने दिया था, बट एक्चुअली इसको आगे किसने बढ़ाया तो वेलेजली था। और जो फर्स्ट स्टेट जिसने सहायक संधि को साइन किया था वो था आपका निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक, इसको याद रखिएगा। सहायक संधि में क्या होता था कि आपके घर में समय कम है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी समय कम है हमारे पास, हम 30 मिनट का टारगेट बनाए थे, इसलिए जल्दी हमें निकलना पड़ेगा। फिर भी थोड़ा बता देता हूं। सहायक संधि में ये होता था कि आपके यहाँ एक आर्मी रहेगी, एक रेजिडेंस रहेगा, आपको कोई भी मैटर होगा, बाहर का कोई भी फॉरेन मैटर है, आपको अंग्रेजों से पूछ के करना है। आपके सारे एलाइज और सारी चीजें कहीं न कहीं अंग्रेजों के हाथ में आ जाते हैं कि आपके जितने रिलेशन है फॉरेन रिलेशन। दूसरी बात, आप किसी अन्य यूरोपियन को अपने यहाँ जॉब पर नहीं रख सकते हैं, ड्यूटी पर नहीं रख सकते, किसी और अन्य यूरोपियन से आप व्यापार भी नहीं कर सकते बिना पूछे अंग्रेजों के। और भी काफी चीजें थी। अगर आप सेना खर्चा नहीं दे पाते हैं तो आपको अपने जमीन का एक टुकड़ा भी देना पड़ता था, और ऐसे कर करके धीरे धीरे आपका पूरा साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाता था। तो सहायक संधि यही थी। और इसके बदले वो क्या देते थे अंग्रेज? आपको प्रोटेक्शन, इसके बदले प्रोटेक्शन देते थे, आपको अपना गुलाम बना के प्रोटेक्शन देते थे। तो ये सहायक संधि थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता था? तो पुरंदरदास जी हैं। सॉरी आंसर बता दिया, आप लोग से पूछना चाहिए था। पुरंदरदास जी हैं आपके कर्नाटक संगीत के, इनको पितामह बोला जाता है क्योंकि इन्होंने काफी रचनाएं की थी, जो कि आज भी माना जाता है कर्नाटक संगीत का फाउंडेशन इन्हीं के आधार पर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी इंडिया में ट्रेवलर आए हैं, चाहे आपके इब्न बतूता हो, फाहियान हो, हाँ, या फिर आपके हेनसांग हो, ये लोग कौन हैं आप वो देख के बताइए, ठीक। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री की बात हो रही है? प्रथम चीनी यात्री बताइएगा। बताइए। कुछ लोग सही दे रहे हैं, बहुत सारे लोग सही दे रहे हैं, ठीक, बहुत सही। चंद्रगुप्त द्वितीय है सर, ठीक। आपने गलत बताया था सर, एक लोगों ने, हमारे एक प्रिय शिष्य ने गलत बताया था। एक्चुअली चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आए थे फाहियान आपके, नहीं सॉरी, फाहियान इनके टाइम पे आए थे। हाँ जी, फाहियान इन्हीं के टाइम पे आए थे, और हर्षवर्धन आए थे हेनसांग के टाइम पे। यहाँ पे आए थे फाहियान, ठीक। फाहियान थे ये फर्स्ट चीनी यात्री थे, ठीक, फर्स्ट चीनी यात्री थे जो चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आए थे, ठीक। और जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे कौन? आपके हेनसांग। तो याद रखिएगा, हम सिंपली एक कोड बता रहे हैं, अगर ह से हेंग आ गया तो हर्षवर्धन याद करिएगा। हर्षवर्धन जो थे वर्धन डायनेस्टी थी ना, जिसको पुष्यभूति डायनेस्टी बोलते थे, जो आपकी हरियाणा के पास है, वहां के लोग थे। उनके टाइम पर ह से हर्षवर्धन, ह से हेनसांग। और फाहियान आए थे चंद्रगुप्त 2 की तरह, टू के टाइम पे। एक आए थे आपके बहुत पहले मेगास्थनीज, वो किसके टाइम पे आए थे? ठीक, एक आए थे मेगास्थनीज, जो कि मेगास्थनीज आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। देखिए ये जितनी चीजें हैं ये आपको हो सकता है कभी लग रहा हो कि ये फैक्ट हमें रटना पड़ रहा है, लेकिन हम कहीं न कहीं एक्सप्लेन करेंगे। आपको अपना दिमाग खोल के रखना है, अपना कॉन्फिडेंस ऊपर रखना, अपना मोरल बढ़ा के रखना है। आपको ये एग्जाम निकालना है, ये बहुत बड़ा अवसर है। इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत दिनों बाद में मिलती है। ये जीवन में मान लीजिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। जीवन में परिवर्तन का समय जो होता है ना, वो ऐसे ही आता है कि कोई एक मौका आया। आप एक मैंने किताब में पढ़ा था कि अवसर आपका द्वार दोबारा नहीं खटखटाएगा। तो आप बताइए, लाखों की भर्ती है ये, इतनी भर्ती बिहार जैसे प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश या फिर नॉर्थ के प्रदेशों में इतनी ज्यादा संख्या की भर्तियां निकलना बहुत बड़े छात्रों की सपनों को पूरा करने का एक माध्यम है, ठीक। तो इसको प्लीज मत गवाइए, और जो अभी से हार्ड वर्क करेगा वही आगे बढ़ेगा। मैं बता रहा हूं बहुत कंपटीशन भी है, ऐसा मत समझिए। लाखों लोग इसके लिए मर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है जिसके अंदर कंसिस्टेंसी होगी, जो रोज आके क्लास करेगा, जो रोज देखेगा, हम आपके साथ और हमारा संस्थान पूरी तरह से आपके साथ है। जब तक आपका एग्जाम निकलवाएंगे नहीं, तब तक हम कोई जाने नहीं देंगे। आपको बस इस चीज को कंटिन्यू देखना है, हमारा सहयोग करना है। आपको जहां जहां पे क्वेश्चन की समस्या है वो भी पूछ सकते हैं, कमेंट में हमको रिप्लाई करेंगे आप, और आप हमको आंसर भी दीजिए। जहां पे समस्या कहीं आ रही है वो पूछिए, या फिर अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है वो पूछिए, या फिर जहां पे आपको प्रश्न का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए आप, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिलहाल याद कर लीजिएगा 2-3 और।
आपका एक मोरक्को से थे, इब्न बतूता याद रखिएगा। मेगास्थनीज आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, उन्होंने यहाँ के भारत की वर्ण व्यवस्था के बारे में डिस्कशन था, राज्य व्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन था। उसके बाद से आपका फाहियान हो गए और आपका हेनसांग हो गए। हेनसांग का कॉन्सेप्ट ह से याद कर लीजिए, फाहियान अपने आप याद हो जाएगा। दो ही प्रमुख चीनी यात्री हैं, और भी आए थे 2-3, लेकिन ये दो प्रमुख हैं, फाहियान और हेनसांग। ह से हेनसांग याद हो गया, हर्षवर्धन के टाइम पे हेनसांग, तो फाहियान अपने आप आपको याद हो जाएगा, एक ही बचता है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थनीज। आगे बढ़ते हैं सर हम लोग, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ द बिल्डर्स बोला जाता है? चलिए आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 सर पीडीएफ मिल जाएगा सर, परेशान मत होइए, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हो सकता है आपको हम लिंक इसमें डाल देंगे आपको वीडियो में, तो आपको मिल जाएगा, ठीक, टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे हैं थ्योरी करवा रहे हैं या आंसर करवा रहे हैं। देखिए, आंसर याद करने का आसान तरीका यही होता है कि आप उसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत जानिए। रट्टू तोता बनेंगे तो आप कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। इसका बताइए, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ द बिल्डर बनाया जाता है? एक और खास बात, मैं एक क्वेश्चन में तीन आंसर बता रहा हूं, 2 से 3 आंसर हर क्वेश्चन बता रहा हूं। उसका रीजन क्या है? ऑप्शन है, कल को यहां कुछ बदल दिया या यहां कुछ बदल दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है बहुत लोग सही दिए हैं, बिल्डर से मत समझिएगा। बिल्डर से मतलब सीधी बात है, ताजमहल किसने बनाया था? जिसके टाइम पे स्थापत्य कला बहुत अच्छी चली थी, वो बिल्डर हो गया आपका शाहजहां। अब आपसे अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी में भी आया है, स्टेट में भी आया है, किसके टाइम पे चित्रकला बहुत प्रसिद्ध थी? किस मुगल शासक के टाइम पे चित्रकला? उसका आंसर कोई बताएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका मैं आपसे ज्यादा नहीं पूछूंगा, बस बता रहा हूं। जहांगीर के टाइम पे जो था, ठीक, जहांगीर के टाइम पे, ये मात्रा देख लीजिएगा, थोड़ा हिंदी की मात्रा की समस्या है मेरी, ठीक, देख लीजिएगा सही है कि गलत है। जहांगीर के टाइम पे चित्रकला, ये इसके टाइम पे हुई थी। स्थापत्य कला मतलब कि आर्किटेक्चर जो था शाहजहां के टाइम पे था। और म्यूजिक जो था, म्यूजिक सबसे अच्छा था अकबर के टाइम पे। तानसेन आपको याद होगा, नवरत्नों में से एक थे तानसेन, बीरबल, ये लोग उस टाइम पे म्यूजिक, तो अगर पूछा जाए, एक के टाइम पे गाना अच्छा था, एक के टाइम पे पेंटिंग अच्छी थी उसके बेटे पे, और एक के टाइम पे आपका बिल्डिंग भी अच्छी थी। काम तो सबने किया है आर्किटेक्चर का, लेकिन इसका जो ताजमहल है वो एक अनूठा चीज है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? आपको इसमें काफी चीजें हैं, इसका आंसर बताइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बारे में आंसर बताइए आप लोग, क्योंकि आप बिहार के हैं इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप मेरी इस बात से मतलब समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। इसका 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत सही, ठीक, गुरु गोविंद सिंह जी थे। खास बात क्यों बिहार के लिए है? क्योंकि आपके बिहार से ही थे ये, ठीक, ये आपके बिहार से ही थे, और इनकी मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र में, नांदेड़ में, ठीक। तो ये खास बात एक और था, इन्होंने ही गुरु परंपरा को खत्म किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने। और एक और चीज, ये 10वें गुरु थे आपके, ठीक, और पहले थे गुरु नानक जी, ठीक। तो गुरु नानक देव इनके फाउंडर हो गए, और ये आपके गुरु गोविंद सिंह जी हो गए। इन्होंने खास बात, जो 5 इनके व्रत, जो 5 इनके वो थे, कंगा, कृपाण और कच्छा और खड़ग, और एक और कौन था? केस, ठीक। ये 5 चीज भी इन्होंने लिया। एक्चुअली अगर पूछा जाए मिलिटराइजेशन ऑफ जो मतलब कि किन्होंने किया, तो इन्होंने किया था, मिलिटराइजेशन बोला जाता है, ठीक। इसके पहले एक बंदा बहादुर भी थे, उनको भी बोला जाता है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो इनको भी बोला जाता है, ठीक। तो इन्होंने काफी ज्यादा, मतलब अगर आप देखा जाए, सिख जो आज करंट जो सिख जो आर्मी एक बनाया जाता है कि आर्मी या फिर मार्शल टाइप की पर्सनालिटी है, उसके पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने उस तरीके का इमेज बनाना चाहा, और ये 10वें गुरु थे, ये आपके बिहार के ही थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी, ये खतरनाक चीज है, कुचिपुड़ी नृत्य, इसका आंसर बताइए। ये गलत है, ये मैं जो मार्क किया हूं इसका मतलब ये समझिएगा राजस्थान है, ठीक। आ जाइए, कुचिपुड़ी के बारे में बताइए आप लोग। कुचिपुड़ी बताइए आप लोग, कहां का है, किस स्टेट का है? प्रश्न संख्या 19 का आंसर दीजिए। कुछ लोग दे रहे हैं सही, कुछ लोग सही दे रहे हैं, ठीक है, ठीक, बहुत सही। कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि आंध्र प्रदेश है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अब खास बात यह है, जिन लोगों को थ्योरी से प्रॉब्लम है वो लोग क्षमा करिएगा, लेकिन मैं थोड़ा थ्योरी यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। आपके जितने क्लासिकल डांस फॉर्म है आपको याद होने चाहिए, कुचिपुड़ी एक डांस फॉर्म है क्लासिकल, ठीक। अब आ जाइए, भारत का नक्शा उठाएंगे तो आपका मान लीजिए ऐसे भारत का नक्शा आपने बना दिया, ठीक, ऐसे कर लीजिए, ठीक। एक सिंपल सा बता रहा हूँ ऐसे करके, ठीक। आप यहाँ पे केरल उठा लीजिए, ये मैप में पूरा आ रहा है। केरल में 2 डांस फॉर्म है आपका, ठीक। केरल में दो डांस फॉर्म है,
तमिलनाडु में आपका एक डांस फॉर्म है, आंध्र प्रदेश में एक डांस फॉर्म है, ओडिशा में एक डांस फॉर्म है, असम में एक है, मणिपुर में एक है और नॉर्थ इंडिया में एक है। कितने हो गए आपके? 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, 8 है डांस फॉर्म आपके क्लासिकल डांस फॉर्म। नाम बताइए एक एक का। ठीक, यहां पे है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम है, और दूसरा है कथकली। कथकली आप देखते होंगे वैसा पेंट करके ऐसे कान निकाल देते हैं, ऐसे ऐसे लोग करते हैं स्टेज पे, वो एक्चुअली क्या होता है? कथकली होता है। उसमें सांवला जो नीला कलर होता है माना जाता है कि वो पुरुष का है, और उसके से गोरा, या फिर ऐसा माना जाता है कि नीला कलर किसी दैत्य का है, गोरा कलर जो है वो भगवान का माना जाता है। ये सारी की सारी चीजें जो है आपका पुराणों के आधार पर उनका डांस होता है। और जो आपका मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम के पीछे का ये है कि जब समुद्र मंथन होता है तो आपके विष्णु जी जो रहते हैं, जबकि वो भाग जाता है आपका, वो एक रहता है ना राहु केतु शायद थे, तो वो लेके विष भाग जाते हैं, तो विष्णु भगवान एक मोहिनी का रूप धारण करके जाते हैं, उनको सम्मोहित करते हैं और डांस करते हैं, और उसका राक्षसों से छीन के लाते हैं वो जो आपका वो विष नहीं, सॉरी मैं विष बोला, अमृत था, अमृत पात्र को लाते हैं, तो उसी को बोलते हैं मोहिनीअट्टम। इसमें सफेद कलर की साड़ी पहन के एक महिला डांस करती है, बहुत सुंदर नृत्य होता है। तो मोहिनीअट्टम और आपका कथकली, ये दो हो गए केरल से। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में, याद रखिएगा। आपका आंध्र प्रदेश में आपका कुचिपुड़ी, और ओडिशा से ओडिसी डांस है, ओडिशा से ओडिसी आपको याद रहेगा। सतरैया डांस फॉर्म है असम का, इसको बहुत रिसेंटली क्लासिकल डांस बनाया गया है। शंकर देवा जी थे, शंकर देवा जी इसको मतलब कि फाउंडर थे या प्रोपेगेटर माना जा सकता है। और एक है आपका मणिपुरी डांस, तो मणिपुर से याद रहेगा, ओडिसी से याद रहेगा। ये आपको याद रखना है, मोहिनीअट्टम और आपका कथकली। ठीक, और कथकली को भरतनाट्यम से कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक, नॉर्थ में बस एक ही डांस फॉर्म आता है, कथक। नॉर्थ में एक ही डांस फॉर्म है, कथक। आगे बढ़ते हैं, आपको काफी बता दिया इसमें। ये बहुत अच्छा था क्वेश्चन, इसमें आपको 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आराम से बन सकता है। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है अच्छा है, उसका पीछे रीजन क्या है कि गांधारा, आपको पाओगे चित्रकला की कौन कौन सी शैलियां होती है आर्ट एंड कल्चर में, उसमें गांधारा शैली होती है। इसको सबसे ज्यादा किसने किया था प्रोपोगेट? बताइए, किसके टाइम पर सबसे ज्यादा प्रोपोगेट किया गया था? खास बात है कि इन्होंने सेक्ट दे दिया है, संप्रदाय दे दिया है कि शैव संप्रदाय, महायान या हीनयान, किसके टाइम पर किया गया था? कोई बताएगा इसका आंसर? 20वें का आंसर बताइए, 20 का 20 का आंसर 20 का आंसर। बहुत लोग सही दे रहे हैं, बहुत सही। आप आ जाइए। 20 का जो है आपका महायान, कनिष्क के टाइम पे महायान जो है, महायान का सबसे बड़ा प्रोपेगेटर कनिष्क था। कनिष्क ने आपकी चौथी बौद्ध काउंसिल कश्मीर में भी कराई थी, ये याद रखिएगा। तो महायान में क्या है कि बुद्ध के जो चेहरे थे, शरीर था, हर चीज का जो एक्चुअली स्ट्रक्चर था उसकी पूजा होती थी। तो गांधारा रीजन कहाँ पड़ता है आपका? अफगानिस्तान वगैरह का रीजन। वहां देखे होंगे एक बहुत बड़ी भगवान जी की, भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, जिसको अफगानिस्तान और तालिबान वालों ने डिमोलिश कर दिया था। ठीक, अभी चाइना वहां रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है, इवन लेजर इमेजिंग करके वो फिर से मूर्ति बनाई गई है। बट बस याद रखिएगा, गांधार जो है, गांधार का जो अभी का एरिया चलता है उसी क्षेत्र का है। और जो आपका महायान संप्रदाय कनिष्क के टाइम पे था, मतलब बुद्ध में 2 संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय हैं, प्रमुख 2 थे कि हीनयान और महायान, ये दो प्रमुख हैं, बाकी बहुत से हैं, वज्रयान है और भी बहुत से हैं। ठीक, पाला के टाइम पे वज्रयान भी फेमस हुआ था, बिहार के हो तो याद रखिएगा, पाला के टाइम पे वज्रयान को बहुत सपोर्ट मिला था। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव मी 1 मिनट। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। 21 बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बहुत आसान है, मैं समय नहीं लूंगा, मैत्रेय याद कर लीजिएगा। ठीक, मैत्रेय याद कर लीजिएगा। अगला जो अवतार है भगवान बुद्ध का मैत्रेय है। और वहीं पर अगर विष्णु जी का पूछा जाए तो विष्णु जी का अगला अवतार कौन सा होगा, ये बता दीजिए। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं पूछ रहा हूं कि विष्णु जी का अगला अवतार इन चारों में से कौन सा होगा, आप बताइए। विष्णु जी का थोड़ा कम फी, अरे सर पहले आप फ्री में दे रहे हैं सर, आपको फीस थोड़ा ले रहे हैं आप लोगों से, आपको फ्री में दे रहे हैं सर। ठीक, आप आइए, इधर आइए। हाँ, कल्कि, बहुत सही लोगों ने बताया है, विष्णु जी का अगला अवतार जो है वो कल्कि है। ठीक, और मैत्रेय जो है अपने बुद्ध भगवान का ये अगला अवतार है। आगे बढ़ते हैं। आप खास बात एक और है, अगर आपसे पूछ दिया नागार्जुन, तो नागार्जुन जो थे बौद्ध संप्रदाय के बहुत अच्छे, इन्होंने वो फिलोसफर थे, इन्होंने शून्यवाद की भी थ्योरी में इनका नाम आता है। ठीक, तो नागार्जुन भी प्रमुख हैं, मैत्रेय इनका नाम था, कल्कि आपको जानते हैं भगवान विष्णु जी का नेक्स्ट अवतार है। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अकबर के निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में से करवाया था? सम्राट अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, आप बता दीजिए, बताइए इसमें से। प्रश्न संख्या 22। थ्योरी आपको चाहिए, किसको थ्योरी चाहिए? प्रियंका जी को सारे प्रश्नों का हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मैम।
जितना हो सकता है एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ लोगों को थ्योरी नहीं पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, हम बड़े कंफ्यूज हैं। हमारा बस था कि इसको हम फास्ट फॉरवर्ड निकालें, आपको जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन किया जाए। ठीक, 30 मिनट से ऊपर हो गया आई थिंक, लेकिन ठीक है, हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इसका उत्तर जो है पंचमहल है। पंचमहल आप देखोगे इसके मैप में ऐसे ऐसे आपके 5 स्टोरी का मकान है, सब ऐसे ऐसे बस कॉलम कॉलम पे है, कॉलम कॉलम पे है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऐसे पिरामिड बनता जाता है, वो छोटा छोटा बनता जाता है। तो ऐसे ही पंचमहल बनाया उन्होंने, ऐसे ही पंचमहल बनाया है। ठीक, फतेहपुर सीकरी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए कई और क्लासेस होंगे जिसमें थ्योरी अगर अलग से होगा तो अलग करवाया जाएगा। ये इसका उद्देश्य एक ही है कि फास्ट तरीके से कराया जाए, बट फिर भी मैं जो ऑप्शन मिलेंगे उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक, तो जितना कम समय है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पैदा हो जाए, बहुत अच्छी बात है, यही आपका फायदा है। आ जाइए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, इसका बताइए। प्रश्न संख्या 23 का आंसर बताइए। 23 का आंसर बताइए सर, आप लोग 23 का आंसर बताइए। ठीक ठीक ठीक, 23 का बहुत 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 सही। सब लोग, बहुत लोग अच्छा, 1-2 लोग बस दिए हैं गलत आंसर, बाकी सब लोग अच्छा आंसर दिए हैं। ठीक ना, ब्रह्म समाज नहीं है सर, ब्रह्म समाज नहीं है, आपका आर्य समाज है, आर्य समाज है। दयानंद सरस्वती जी की एक और बहुत बड़ी बात है, इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये नास्तिकों की एक प्रकार से बुक मानी जाती है। ठीक, नास्तिक लोग बहुत इसको पसंद करते हैं बुक। नास्तिक मतलब दोज हु डोंट बिलीव इन द गॉड। ठीक, जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं वो इसको कहीं ना कहीं इसको पढ़ते हैं। बट खास बात है, इसमें भी आप पाओगे भगवान के साथ एक तर्क वितर्क ही है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से नास्तिक है, लेकिन ये एक एनालिटिकल अप्रोच की तरफ है। सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं के द्वारा लिखी हुई है, इन्हीं के द्वारा लिखी हुई बुक है। आर्य समाज के फाउंडर थे दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने एक और चीज बोला था, वेदों की तरफ लौटो। ठीक, इनका एक स्लोगन था, वेदों की तरफ लौटो। ये प्रश्न आ चुका है, किसने बोला था वेदों की तरफ लौटो, तो ये याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, आप लोग बताइए इसको। ये एक्चुअली में यूपीएससी में भी इस तरीके क्वेश्चन आ चुका है कि अब इबादत खाने का यूज क्या था। यूपीएससी में बस ये पूछा गया है इबादत खाने का यूज क्या था। आप इसका आंसर बताइए, बताइए आप लोग। ठीक, बताइए इसको आप। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर क्या है? ठीक 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 ठीक, सही सही सही, अकबर था, अकबर था। इबादत खाना जो था अकबर ने बनवाया था, बट इबादत खाना में ऐसा नहीं था कि यहाँ सिर्फ लोग जाके, इबादत मतलब क्या होता है, पूजा करना। ठीक, अगर आप या फिर अब नमाज पढ़ना, लेकिन ये था यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन होता था। यहाँ पे आपके क्रिश्चियन भी आते थे उस टाइम पे। पुर्तगीज जो थे, जो पुर्तगाली थे, वो भी थे भारत में, क्योंकि वो 1498 में आ गए थे बाबर के आने से पहले। 1526 में बाबर आता है, 1556 में अकबर आता है। वो 1498 में या वास्को डी गामा आ चुका था। 1510 में उन्होंने अपनी गोवा में फैक्ट्री डाल दी थी, मतलब कब्जा कर लिया था गोवा को। ठीक, तो आप वो मुगलों से पहले आ चुके थे, लेकिन मुगल नॉर्थ में उनका एम्पायर बहुत आगे फैल जाता है। तब भी उस टाइम पर जो पोर्चुगीज थे, एक बात और पढ़ा होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत भी, कि पोर्चुगीज का एक और मोटिव था यहाँ पे रिलीजन को फैलाना। तो वो लोग अकबर पर भी कहीं कहीं इन्फ्लुएंस डाल रहे थे। एक समय ऐसा आ गया था कि लोग कहते हैं इतिहासकार कि हो सकता था अकबर कन्वर्ट हो जाता क्रिश्चियनिटी में। ठीक, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो वहां पर डिस्कशन होता था, हर जगह के अपने जो मौलवी पंडित या जो भी क्रिश्चियन पादरी लोग आते थे, वहां डिस्कशन होता था, शास्त्रार्थ होता था। तो इबादत खाना जो था डिबेट और डिस्कशन था, रिलीजियस टॉपिक की चीजों पर डिबेट और डिस्कशन का आधार था। ठीक, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया कि यूज ऑफ द इबादत खाना। ठीक, या फिर पर्पज ऑफ द इबादत खाना। आगे आते हैं, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। ये बहुत आसान प्रश्न है, क्योंकि 1 ही 2 आपको महिलाएं मिलेंगी जो इतिहास में बहुत अच्छा उनका नाम आता है। ठीक, आप बताइए प्रश्न संख्या बताइए आप। प्रश्न संख्या 25 का आंसर बताइए आप लोग। ठीक 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 ठीक, बहुत सही बहुत सही, रजिया बेगम जी हैं। ठीक, रजिया सुल्तान भी बोला जाता था इनको, बट इनका शासन ज्यादा दिन नहीं चला। इन्हीं के भाइयों ने और रिश्तेदारों ने इनको मरवा दिया, इनको डिपोज कर दिया, इनको शासन से हटा दिया, फिर इनको मरवा दिया। तो ये है भारत के इतिहास में महिलाओं की स्थिति। इतना दुखी मत होइएगा, बट हाँ ऐसा हुआ है कि भारत पुरुष प्रधान समाज सिर्फ भारत का नहीं था, वर्ल्ड में हर जगह था, चाहे इस्लामिक कंट्री हो चाहे क्रिश्चियन कंट्री हो। कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को, वहाँ पे जो शासन में थे उनको संतोष था कि महिला हम पर रूल कैसे करेगी। ठीक ना, इनका सारा पहनाव पोशाक कहीं कहीं मर्दों की तरह था। ये हर तरीके की शिक्षा दीक्षा भी ली थी, काफ़ी स्मार्ट थी, बट अल्टीमेटली जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो अकेला बेचारा क्या कर पाएगा, इनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, इनको हटा दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ठीक, टीपू सुल्तान, यहां से आपके 4-5 प्रश्न बन सकते हैं आराम से। ठीक, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? 26 नंबर प्रश्न बताइए, 26 नंबर प्रश्न बताइए।
26 का आंसर, 26 का आंसर। हैदराबाद कौन बोल दिया भाई? हैं? ऐसा करोगे आप लोग? इतना बड़ा पाप मत करिए आप लोग, मत करिए भाई, ये बहुत बड़ा पाप है। हैदराबाद कैसे हो जाएगा टीपू सुल्तान? अपराध है ये, ठीक, अपराध है। टीपू सुल्तान तो बहुत फेमस बंदा है भाई, आपको याद होना चाहिए, ठीक। मैसूर से थे, मैसूर से थे। एक्चुअली में क्या था, टीपू सुल्तान के बाप का नाम था, पिताजी का नाम था हैदर अली, ठीक। और हैदर अली जो थे एक वाडियार डायनेस्टी थी पहले। आपको मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ मैसूर के बारे में, थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आप लोग धैर्य रखिएगा। मैसूर जो है आपका जो आज की डेट में साउथ इंडिया है वहां का पार्ट आता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ये हिस्सा मिला के मैसूर आता है। पूरा केरल नहीं आता, थोड़ा बहुत पार्ट आता है। तो ये एरिया मैसूर था, यहाँ थी, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे थी वाडियार डायनेस्टी, ठीक। वाडियार डायनेस्टी थी, चिक्का कृष्णराज, ठीक। चिक्का कृष्णराज जो होता है बाद में वीक हो जाते हैं, तो उन्हीं की आर्मी में एक बंदा था हैदर अली, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु खास बात यह था कि हैदर अली बहुत स्मार्ट था, उसके पास व्यवहारिक नॉलेज था। तो वो बाद में जब ये शासक वीक होता है चिक्का कृष्णराज, तो उनकी जगह पर वो सत्ता कब्जा कर लेता है, ठीक। उनके फ्रेंच से रिलेशन अच्छे थे, बट 2 एंग्लो मैसूर वार होता है, बाद में उसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, फिर बाद में 2 और एंग्लो मैसूर वार होता है, और लास्ट में टीपू सुल्तान भी मर जाता है। फिर वाडियार डायनेस्टी की जगह पे वाडियार डायनेस्टी का एक छोटा सा बच्चा लाके अंग्रेज यहाँ पे स्थापित कर देते हैं। तो मैसूर को 4 एंग्लो मैसूर वार के थ्रू खत्म किया जाता है। तो अगर लड़ा जाए तो मराठा की लड़ाई 3 हो गई, इनकी 4 हो गई, ऐसे ऐसे करके खत्म किया जाता है, ठीक। इधर हैदराबाद था और मराठा पूरा ऐसे फैला था, ठीक। और इधर आपका ट्रावनकोर था, इधर कार्नाटिक रीजन आता है, कार्नाटिक रीजन सी से आता है, वो आप बाद में पढ़ेंगे, वो आपका फ्रेंच राइवलरी और अंग्रेजों की राइवलरी थी, उसमें कार्नाटिक वार आता है, वो आपको अभी इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। तो मैसूर के थे हैदर अली, पहली बात तो मैसूर में थे वाडियार डायनेस्टी, उसके बाद से हैदर अली कब्जा करता है, हैदर अली के बाद उसका बेटा आता है, 4 एंग्लो मैसूर वार होता है, और लास्ट में फिर से वाडियार डायनेस्टी को अंग्रेज यहां पर स्थापित करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 30 मिनट से समय ज्यादा हो गया, क्षमा करिएगा। मैं कोशिश करूंगा या तो ये क्वेश्चन कम से कम 30 क्वेश्चन करा दूंगा आपको, इस सीरीज को हम 30 क्वेश्चन में ही कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। 30 मिनट के बजाय 30 क्वेश्चन, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? आपको शायद मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। कॉमन सेंस लगाइए, 27 का आंसर बताइए, 27 बताइए, 27 का क्वेश्चन बताइए, 27 का। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें से काफी ज्यादा लोग, बता रहा हूं, काफी ज्यादा लोग सही कर रहे हैं। सर मैं बताऊं, यही आपको रखना है कि आपको सारे आंसर में जो आप लोग जिस तरीके से अपना आंसर दे रहे हैं ना, जो अपना रिस्पांस दे रहे हैं, अगर इसमें इट मीन्स कि आपने तैयारी की है, मेहनत की है, भरोसा रखिए। और एग्जाम इतना टफ नहीं है, इतनी ज्यादा वैकेंसी है ना, आप पाओगे। कंपटीशन कम है, लोग ज्यादा है। क्यों कंपटीशन कम है? क्योंकि बहुत लोग तैयारी कर नहीं रहे, बहुत लोग सोच रहे हैं डेट आएगा तब करेंगे, सिलेबस आएगा तब करेंगे। ये मत याद रखिए, आप कभी भी फुली प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं, आपको हमेशा लगे रहना पड़ेगा, मेहनत करते रहना पड़ेगा, तब जाके जब मौका आएगा तो खेल जाएंगे, ठीक। इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना। जैसे आप आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक। आपको बताया था 10वें गुरु हैं, नांदेड़ महाराष्ट्र में जहां इनकी मृत्यु हुई थी वहीं पर गुरुद्वारा बना है, इन्हीं के नाम पर। अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा सिख को, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक। आगे कभी प्रश्न आएगा तो बता दूंगा कि किसने गुरुमुखी लिखी, किसने क्या लिखा, तो आगे के प्रश्नों में कभी आएंगे तो बताया जाएगा। अभी आते हैं आपका 28 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बचते हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? सबसे पुराना, ओल्डेस्ट, इसमें से कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं, खजुराहो, बताइए इसमें से। कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस लगाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। कौन कब बना था, अगर ये कॉमन सेंस आपको पता है, इसका क्रोनोलॉजी पता है, तो आप जान जाएंगे, ठीक। इनमें से सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा है? प्रश्न संख्या 28 का आंसर, 28 का आंसर। बहुत सही, बहुत लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं। अजंता की गुफाएं, आपको पता होना चाहिए, अजंता में बौद्ध हो गए, इनकी गुफाएं हैं। फिर एल्लोरा की गुफाएं हैं, अजंता एल्लोरा बहुत पुराने हैं। और उसके बाद से आपका खजुराहो आ गया। खजुराहो बाद में आपका चंदेल शासकों ने बनाया था, ये महाराष्ट्र में है। खजुराहो में आपने बहुत सारी मूर्तियां का, ये आपका जितने भी भगवान वगैरह की विवाह मूर्तियां हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपके क्या बोलते हैं, काम देवता वाले जो चीजें हैं, मैं नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, उनका नाम नहीं याद पड़ रहा है। ऋषि वात्स्यायन ने जो बुक लिखी थी कामसूत्र, उससे रिलेटेड बहुत सी चीजें खजुराहो में है। ताजमहल को आपको पता ही शाहजहां ने बनवाया था। कुतुब मीनार आपको पता है इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों के सहयोग से बना था। तो आपको सबसे पुराना अजंता गुफाएं मिलेंगी, अजंता गुफाएं सबसे पुरानी है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो उसके बाद आई थिंक आपको आई थिंक कुतुब मीनार पड़ेगा या खजुराहो पड़ेगा, मैं इसको चेक कर लूंगा क्रोनोलॉजी में कौन आएगा। ताजमहल सबसे लास्ट में आएगा, ताजमहल सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहले अजंता की गुफाएं, सबसे पहले अजंता की गुफाएं आएंगी फर्स्ट पे, ठीक। एक बार मैं कर देता हूं इसको, एक बार मैं कर देता हूं। सबसे पहले अजंता की गुफाएं आएंगी फर्स्ट नंबर पे, और ये लास्ट आएगा, ठीक। बाकी इन दोनों में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, जहां तक है कि ये थर्ड आएगा, सेकंड आएगा, लेकिन मैं चेक कर लेता हूं, चेक करके आपको बता दूंगा। ये सेकंड आना चाहिए, ये थर्ड आना चाहिए, ठीक। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं आपके। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या पूजते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ठीक, बताइए। 29 का 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी थोड़ा रिस्पांस दीजिए। ठीक, 29 बताइए, 29 बताइए, 29 बताइए। 29 डी बता रहे हैं आप लोग, डी बता रहे हैं आप लोग। नहीं 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 सर, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, अब सही आंसर आ रहा है शायद। पिछले वाला, अच्छा पिछले वाले का आप लोग दे रहे होंगे, सॉरी वो भी डी नहीं था, सी था शायद। आप इसका देखिए, हाँ बहुत सही। एक लोगों ने, ये कौन है, टीचर पॉइंट जी ने सही आंसर दिया है, पूरा लिख के आंसर दे दिया है, बहुत फास्ट हिंदी टाइप किया आपने। पशुपति जी की पूजा करते थे। ठीक, एक्चुअली क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि उनका स्क्रिप्चर वगैरह आज तक डिसाइफर नहीं हुआ। डिसाइफर मतलब कि वो कैसे पढ़ते थे, कैसे लिखते थे, वो सिर्फ साइन लैंग्वेज या सिंबल लैंग्वेज मान के चलिए, सिंबॉलिक लैंग्वेज था, नॉट साइन लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज था, उसमें दिखाया जाता है। परंतु क्या है कि वहां पशुपति की ऐसी सील मिलती है, ये सील जो थी उसमें वो बैठे थे, मतलब एक योगी की मुद्रा में ऐसे पैर करके, मैं अच्छा पिक्चर नहीं बना पा रहा हूं, और यहाँ पे उनके नीचे वहां पे कई जानवरों के फोटो हैं। ठीक, जानवरों के हैं, तो वो पशुपति, पशुओं के देवता, तो ये माना जाता है कि इनकी पूजा होती थी। एक और थी मदर गॉडेसेस की। मदर गॉडेसेस की एक है कि जिनके उनके वूम्ब से एक वृक्ष निकलता, वृक्ष का मतलब कि वृक्ष के जैसे जन्म होता है वैसा निकलता है, तो उसको मदर गॉडेसेस की भी पूजा करते थे। अगर वो ऑप्शन में आ गया तो वो भी मारिएगा। जो ब्रह्मा विष्णु जो है, ब्रह्मा विष्णु इंद्र, ये आपको लेटर में आते हैं, वैदिक पीरियड में आते हैं ये लोग, ठीक ना, ये बाद के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक ठीक, समझ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु इन लोगों का नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन, आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, ये बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप अगेन मैं बता रहा हूं आपको, बुद्धिस्ट, जैनिज्म और थोड़ा बहुत सिखिज्म, चूंकि हिंदुइज्म के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, वेद पुराण क्या है, कैसे हैं, आगे की जो भी वो होंगी। ये 3 जो है आपको मुख्य जानना पड़ेगा। क्यों? बिहार से हैं आप, यहाँ पे आप मान के चलिए बुद्ध और जैन, इन दोनों में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आप देखिए ज्ञान प्राप्ति हो गया या फिर जितनी चीजें हैं आपके बिहार में हुई। बिहार सबसे इंटेलेक्चुअल प्लेस माना जाता था, अभी भी माना जाता है। ठीक, तो ये मान के चलिए कि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर बताइए। 30वें का आज का आखिरी सवाल, आप उत्तर बताइए। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के जो टेक्स्ट थे उनको त्रिपिटक बोला जाता है। और एक और शब्द आता है त्रिरत्न, त्रिरत्न। ठीक, त्रिरत्न में क्या होता है, बुद्ध, संघ और धम्म, ये 3 चीजें थी, ये भी बौद्धिस्ट से रिलेटेड है। त्रिरत्न में बुद्ध, संघ और धम्म, बुद्धा, संघा और धम्म, ये 3 चीजें हैं, वो त्रिरत्न बोले जाते थे। और त्रिपिटक जो था, इनका जो भी इनका टेक्स्ट था उसको त्रिपिटक बोला जाता था। तो आज के 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक, आज कृपया करके आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, आप ऐप भी ज्वाइन, ऐप अपना डाउनलोड कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से मैं रोज इसी टाइम पे आऊंगा, आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा। अब मैंने स्ट्रेटजी बदल दी, पहले मैंने सोचा था कि 30 मिनट कराऊंगा, बट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 10-15 मिनट बढ़ जा रहा है। ठीक, लेकिन ठीक है, 30 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे तो इस मामले से अगर मान लीजिए 90 दिन में चलता है तो आपके 2700 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, हर तरीके के क्वेश्चन। अभी तो इसमें मोस्टली हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, आगे देखेंगे इसमें अगर ज्योग्राफी, पॉलिटी और बाकी के थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो या तो स्टेट के एग्जाम में, अदर स्टेट में आ चुके हैं, बीपीएससी में आ चुके हैं, या फिर जो बहुत ही प्रमुख या यूपीएससी के एग्जाम में आ चुके हैं, वैसे जो कि रेलेवेंट हो। ऐसा भी नहीं कि हम आपको बड़ा बड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देंगे जो यूपीएससी में आएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है एग्जाम में 1 लाइनर क्वेश्चन आए। ठीक, तो वैसे क्वेश्चन होंगे जो आपको रेलेवेंट हो, बिना मतलब आपको ज्ञानी नहीं बनना है, उतना पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अब वो तभी होगा, आप कंटिन्यूटी से रहेंगे। परसिवरेंस और पेशेंस, ये 2 चीज रखिए, परसिवरेंस एंड पेशेंस, ये 2 चीज रखिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक, भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, थैंक यू। आज के लिए थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।